नमस्कार। डेफोडिल की ऑनलाइन क्लास जिसमें आप लोगों का एक बार फिर से मैं सुखदेव गुलारी स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे प्रायद्वीपीय पठार, और पठार के बारे में हम लोगों ने जो है वो इससे पहले 2 वीडियो है वो कंप्लीट कर लिए थे। यानी कि सबसे पहले हम लोगों ने इसका जो भाग पढ़ा था उसके अंतर्गत हम लोगों ने सामान्य परिचय और मध्यवर्ती उच्च भूमि यानी कि अरावली, मालवा का पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड और छोटा नागपुर के पठार पढ़े थे। इसके बाद में हम लोगों ने दूसरे भाग में पढ़ा था विंध्याचल सतपुड़ा महादेव की पहाड़ियां, और इसका जो पूर्वी भाग है महानदी बेसिन है। अब हम लोग बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत जो तीसरा भाग आता है वो आता है दक्कन का पठार। यानी कि हम लोग प्रायद्वीपीय पठार को 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। मध्यवर्ती उच्च भूमि, पूर्वी पठारी क्षेत्र यानी कि मेघालय शिलोंग का पठार, और नंबर 3 है दक्कन का पठार। दक्कन के पठार के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो पठारी क्षेत्र है यानी कि प्रायद्वीपीय जो पठार है इसे पठारों का पठार भी कहते हैं, क्योंकि यह जो पठार है यहाँ पे बहुत सारे पठार पाए जाते हैं इसके अंतर्गत, जैसे मालवा का पठार, जैसे बुंदेलखंड का पठार, जैसे बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, या मेघालय का पठार, या जैसे रायलसीमा का पठार है, या ये दक्कन का पठार है, मराठवाड़ा का है, मैसूर का, यानी कि इसके अंतर्गत बहुत सारे पठारी क्षेत्र पड़ते हैं, तो इसे पठारों का पठार कहते हैं। इसी के अंतर्गत इसके सबसे बड़े पठारों में से एक है दक्कन का पठार, यानी कि सब पठारों में सबसे बड़ा है दक्कन का पठार। दक्कन का जो पठार है इसके उत्तर में सतपुड़ा और महादेव की पहाड़ियां हैं, इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट है, इसके पूर्व में पूर्वी घाट है, और बीच में यह जो पठारी क्षेत्र है वो विस्तृत है। तो पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और मध्यवर्ती उच्च भूमि के बीच में स्थित यह जो पठार है वो लावा निर्मित चट्टानों द्वारा बना हुआ है, और लावा निर्मित चट्टानें होने के कारण इस क्षेत्र में काली मिट्टी बहुत ज्यादा पाई जाती है। यानी कि ये जो पठारी क्षेत्र है इसका ये वाला भाग और ये वाला भाग तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तरी जैसे महाराष्ट्र का भाग, मध्य प्रदेश का भाग जो है वो कपास के उत्पादन के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। तो लावा निर्मित चट्टानें होने के कारण जो है वो यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो दक्कन का पठार है यह पठार किन किन राज्यों में विस्तृत है। तो दक्कन के पठार का जो अधिकांश हिस्सा है, महाराष्ट्र के अधिकांश भाग पर दक्कन का पठार है। कुछ भाग इसमें आता है मध्य प्रदेश का, पूर्व में जैसे तेलंगाना है, कुछ भाग आंध्र प्रदेश का आ जाता है, नीचे जैसे कर्नाटक है, और तमिलनाडु का और केरला का कुछ भाग जो है इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। दक्कन का जो पठार है इसके पूर्वी भाग में पश्चिमी घाट है, पश्चिमी भाग में, यानी कि यहाँ पे पहाड़ियां है, इसका पश्चिमी भाग ज्यादा ऊंचा है। इसका पूर्वी भाग में भी कुछ पहाड़ियां कटी फटी अवस्था में यहाँ पर पाई जाती है, जिसे हम पूर्वी घाट कहते हैं, और बीच में जो क्षेत्र है वो संपूर्ण भाग लगभग है वो पठारी क्षेत्र है। इसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, या हम यूं कहें कि इस पठारी क्षेत्र को अलग अलग नाम दिए जाते हैं। जैसे कि अगर हम लोग मुख्यतः महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में दक्कन के पठार को कहते हैं मराठवाड़ा का पठार। मराठवाड़ा का पठार जहां पर काली मिट्टी ज्यादा पाई जाती है, ग्रेनाइट और नीश की चट्टानें पाई जाती है, और इसी मराठवाड़ा पर कुछ पहाड़ियां पाई जाती है। इसका पश्चिम भाग तो पर्वतीय है, इसके अलावा कुछ और पहाड़ियां पाई जाती हैं, हम लोग पढ़ेंगे उनके बारे में। इसका जो पूर्वी मध्यवर्ती भाग है इसे कहते हैं तेलंगाना का पठार। तेलंगाना का पठार, और तेलंगाना के पठार का ही एक भाग जो इसका उत्तरी भाग है इसे हम कहते हैं रायलसीमा। रायलसीमा का पठार। तेलंगाना के पठार का ही एक भाग रायलसीमा का पठार कहलाता है। इस पठार का दक्षिणी भाग यानी कि कर्नाटक में बाबा बुदन केदारमुख की पहाड़ियों के पूर्वी भाग जो है उसको कहते हैं मैसूर का पठार, या इसे हम लोग कहते हैं कर्नाटक का पठार, या इसे कहते हैं धारवाड़ का पठार। धारवाड़ पठार। और जो इसका भाग तमिलनाडु में पड़ता है उसे कहते हैं तमिलनाडु उच्च भूमि, यानी कि यहां पर इसे कहते हैं तमिलनाडु उच्च भूमि। तमिलनाडु उच्च भूमि, तमिलनाडु और थोड़ा बहुत केरला का भाग इसके अंतर्गत शामिल आता है। तो यानी कि हमें ध्यान में रखना है कि दक्कन के पठार को स्थानीय या क्षेत्रीय रूप में अलग अलग नामों से जाना जाता है।
जैसे मराठवाड़ा महाराष्ट्र में काली मिट्टी का क्षेत्र है, तेलंगाना का पठार भी, यहाँ पर भी काली मिट्टी पाई जाती है, लेकिन बहुत कम क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ पे भी कपास का उत्पादन होता है। तेलंगाना के पठार के अंतर्गत ही रायलसीमा का पठार है, इसके दक्षिण में तमिलनाडु का पठार हो गया, और इसके दक्षिण पश्चिम में जो है वो है मैसूर का पठार, या कर्नाटक में इसको बोलते हैं धारवाड़ का पठार भी कहते हैं। इस पठारी क्षेत्र का पश्चिमी भाग जो है वो पहाड़ी है और इसका पूर्वी भाग जो है वो पठारी है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो दक्कन का पठार है, इसके अंतर्गत पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो क्षेत्र है, यहाँ पे कुछ पहाड़ियां पाई जाती है, सह्याद्री है जैसे, या कुछ और है, उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कुछ और जो पहाड़ियां इस पठार के अंतर्गत पाई जाती है उनके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो अब ये तो पठारी भाग की बात होगी, ये जितने भी थे हम लोगों ने पठार पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके अंतर्गत आने वाली कुछ पहाड़ियां या पूर्वी और पश्चिमी घाट के बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ये जो पठारी क्षेत्र है इसके अंतर्गत भी या इसके अलावा जैसे गुजरात में कुछ पहाड़ियां हैं, उनका यहीं पर मैं उल्लेख करना चाहूंगा। जैसे यहाँ पर जो पहाड़ी पड़ती है इसे कहते हैं गिर पहाड़ियां। इसके उत्तर में है गिरनार की पहाड़ियां। गिर और गिरनार की पहाड़ियां पड़ती गुजरात में, या यहां पे कच्छ पठार या कच्छ की पहाड़ियां भी, छोटी मोटी पहाड़ियां यहां पर। इसके बाद में जैसे हम लोग बात करें तो पश्चिमी घाट आ जाता है। पश्चिमी घाट की शुरुआत होती है ताप्ती नदी के मुहाने से, और ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर के और दक्षिण में कन्याकुमारी तक जो है वो पश्चिमी घाट का विस्तार है। तो यहाँ पर कुछ पहाड़ियां जो है वो पाई जाती है जिनकी हम लोग बात करेंगे। कुछ पहाड़ियां जो है वो दक्षिण तक पाई जाती है। सबसे पहले जैसे हम लोग यहां पर बात करें तो इसको संपूर्ण को यहां से लेकर के और यहां तक ये जो क्षेत्र है इसे हम लोग कहते हैं, ये जो पूरा पार्ट है इसे हम कहते हैं सह्याद्री पर्वत या पश्चिमी घाट। सह्याद्री या पश्चिमी घाट ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर के और दक्षिण में तमिलनाडु तक इसका विस्तार है। ये जो है इसकी लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है। इसमें एक बार क्वेश्चन आया था कि हिमालय के बाद भारत का दूसरा लंबा पर्वत का क्या नाम है। हिमालय की जो लंबाई है वो है 2400 किलोमीटर। हिमालय के बाद भारत का दूसरा लंबा पर्वत, इसका नाम है सह्याद्री या पश्चिमी घाट। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 1600 किलोमीटर। उत्तर में ताप्ती नदी से लेकर के और दक्षिण में ताप्ती से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक। यह जो सह्याद्री पर्वत जो है यह एक पर्वत ना होकर के हम लोग इसको कगार कह सकते हैं। इसको कगार या क्लिफ इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो प्रायद्वीपीय पठार जो है, प्रायद्वीपीय जो भारत है, यह पहले गोंडवाना लैंड के साथ जुड़ा हुआ था। यह भाग जब गोंडवाना लैंड से अलग हुआ तो यह यहां से इस प्रकार से अलग हुआ। तो इस पठार का ये वाला जो भाग है वो इस प्रकार से टूटा हुआ है, जैसे ये कोई भाग है, ये पठार है, और इसका ये वाला जो भाग है इस प्रकार से, इसको हम बोलते हैं क्लिफ या कगार। यानी कि इसका जो यहां से अलगाव हुआ है तो इसलिए इसको हम लोग कगार कहते हैं। तो ये एक पर्वत ना होकर के एक कगार कहलाता है, जो कि
भारतीय प्लेट के अफ्रीका से, या क्योंकि अफ्रीका था ये, यहां से अफ्रीका टूट करके अलग हुआ था। अफ्रीका किसका भाग था? गोंडवाना लैंड का भाग था। तो गोंडवाना लैंड के और भारतीय प्लेट के टूटकर अलग होने के कारण जो है वो एक कगार के रूप में पश्चिमी घाट जो है वो पाया जाता है। तो पश्चिमी घाट का ये वाला जो भाग है जो समुद्र की ओर है, अरब सागर की ओर है, ये वाला जो भाग है वो बिल्कुल इस प्रकार से खड़ा है, क्लिफ की भांति है, इसलिए हम इसको कगार के रूप में है वो जानते हैं। तो ये एक पर्वत के रूप में ना होकर के ये एक कगार है जो कि इसके टूटने के कारण इस प्रकार से बन गया था। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका जो अरब सागर के सामने वाला भाग है वो बिल्कुल खड़ा है और इसका पूर्वी जो भाग है वो ढाल है, यानी कि इसका जो ढाल है वो इस प्रकार से है, इधर की तरफ पश्चिम से पूर्व की ओर है। इसलिए गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो नदियां हैं वो इस क्षेत्र से निकल करके और पूर्व की ओर जाती है। तो ये पश्चिम की ओर एकदम ऊंचा है, खड़ा है, लेकिन पूर्व की ओर जो इसका ढाल है वो कम है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो पश्चिमी घाट जो है वो हिमालय के बाद में भारत का दूसरा लंबा पर्वत है जिसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। यह एक क्लिफ या एक कगार है जो कि प्रायद्वीपीय भारत के अफ्रीका से टूटकर अलग होने के कारण बना है। यह जो पर्वत है सह्याद्री, इसे हम लोग पश्चिमी घाट कहते हैं और इसको जैसे उत्तर भाग में उत्तरी सह्याद्री और दक्षिण भाग में दक्षिणी सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। इसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग पहाड़ियां हैं इसके अंतर्गत जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। हालांकि यह जो पहाड़ी है, पर्वत जो है वो लगभग समानांतर ही है, पश्चिमी घाट के समानांतर है, लेकिन इससे अलग अलग स्थानीय नाम है जिनके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन सी पहाड़ियां शामिल है और कौन कौन सी जो है वो मुख्य बातें हैं इससे संबंधित हम लोग बात करेंगे। तो सह्याद्री को हम लोग जो है वो यहाँ पे अलग अलग बांट करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये तो जैसे सह्याद्री यानी कि पश्चिमी घाट की बात करें, इसके अलावा भी जैसे दक्कन का जो पठार है जिसे महाराष्ट्र में मराठवाड़ा का पठार कहते हैं, इसके अंतर्गत भी कुछ यहाँ पे और पहाड़ियां पड़ती है, जैसे अजंता की पहाड़ियां। महाराष्ट्र में जैसे अजंता एलोरा की गुफाएं हैं यूनेस्को द्वारा, जैसे जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट शामिल किया गया, अजंता की पहाड़ियां हैं। इसके अलावा बालाघाट, महाराष्ट्र में बालाघाट की पहाड़ियां भी पड़ती है और अजंता की पहाड़ियां भी पड़ती है जो कि किसका भाग है? दक्कन के पठार का ही एक भाग है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि अजंता की पहाड़ियां कहां पड़ती है? तो महाराष्ट्र में पड़ती है। बालाघाट की पहाड़ियां भी महाराष्ट्र में पड़ती है। अब हम लोग बात करते हैं कि सह्याद्री जो है उसके यहाँ पर क्या नाम है। तो सह्याद्री जो है इसका ये वाला जो भाग है इसे कहते हैं नासिक पहाड़ियां। सह्याद्री का उत्तरी भाग है वो नासिक है। इसके दक्षिण में महाबलेश्वर, महाबलेश्वर चोटी है, इसको महाबलेश्वर श्रेणी कहते हैं। नासिक की जो पहाड़ियां हैं पश्चिमी घाट के अंतर्गत, यहां से एक नदी निकलती है गोदावरी, और जो महाबलेश्वर श्रेणी है यहां से एक नदी निकलती है कृष्णा। तो कृष्णा और गोदावरी दोनों नदियां कहां से निकलती है? उत्तरी सह्याद्री से, महाराष्ट्र से निकलती है। यानी कि इस भाग को क्या बोलते हैं हम लोग? उत्तरी सह्याद्री कहते हैं। तो महाबलेश्वर एक चोटी भी है, महाबलेश्वर श्रेणी भी है, नासिक की पहाड़ियां हैं, ये सह्याद्री का या पश्चिमी घाट का ही भाग है। इसके बाद में जैसे सह्याद्री का जो विस्तार है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तक है। तो फिर इसका जो विस्तार है वो आ जाता है अपना कर्नाटक में। अब कर्नाटक में इसको किन किन नामों से जाना जाता है उसकी हम अगर बात करें तो कर्नाटक में जैसे बाबा बुदन की पहाड़ियां हैं, बाबा बुदन की पहाड़ियां हैं, यहीं पे कोलार का पठार है, यहीं पे कुदेरमुख पहाड़ियां पड़ती है कर्नाटक में। कर्नाटक का ये जो पश्चिमी भाग है यहाँ पे खनिज बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। यानी कि जो कर्नाटक का मैसूर का पठार है इसका पश्चिमी भाग पहाड़ी है, पर्वतीय क्षेत्र, यहाँ पे खनिज पाए जाते हैं जैसे लोहा अयस्क।
बाबा बुदन और कुदेरमुख का जो पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पे लोहा अयस्क विशाल मात्रा में पाया जाता है, यहां से लोहा निकाला जाता है। यहीं पे ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां भी पड़ती है, जहां से कावेरी नदी निकलती है। कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ी पड़ती है, यहां से कावेरी नदी निकलती है। महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है, नासिक की पहाड़ियों से गोदावरी निकलती है। तो जो ये जो पहाड़ी क्षेत्र यहाँ पे लोहा अयस्क पाया जाता है, और कर्नाटक से जो लोहा अयस्क बाबा बुदन और कुदेरमुख पहाड़ियों से निकाला जाता है, वो लोहा अयस्क जो है वो मंगलूर बंदरगाह से जापान और ईरान को निर्यात किया जाता है। तो हमें ये भी ध्यान में रखना है कि कर्नाटक से निकलने वाला जो लोहा अयस्क है उसका निर्यात जो है वो भारत है, वो जापान और ईरान को करता है। ज्यादा लोहा जापान को जाता है। लोहा के आयात की दृष्टि से जापान दुनिया का एक हम लोग कहें कि सर्वोच्च देशों में आता है। तो यहाँ से गोवा से भी लोहा निकलता है, वो भी जापान और ईरान को जाता है, और जो कर्नाटक से लोहा निकाला जाता है वो भी जापान और ईरान को निर्यात किया जाता है। तो बाबा बुदन और कुदेरमुख की पहाड़ियां जो है वो लोहे के लिए प्रसिद्ध है। यहीं पे ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं जहां से कावेरी निकलती है, और यहीं पे है कोलार का पठार। अब एक क्वेश्चन एक बार पूछा था किसे कि भारत में सोने का उत्पादन कहां से होता है, या भारत की सोने की खानें कहां है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका उत्तर है कोलार, कर्नाटक। कर्नाटक में कोलार का जो पठार है, यहाँ पे सोने की खान है, और यहां से वर्तमान में सोना निकाला जाता है। और यहाँ कोलार से जो सोना निकाला जाता है वो आरबीआई को जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो यहां से प्राप्त सोने को हासिल करता है या प्राप्त करता है। तो सोना जो है वो कोलार के पठार में पाया जाता है, और यहीं से सोने का उत्पादन वर्तमान में भारत में सर्वाधिक किया जाता है। तो सर्वाधिक सोने का उत्पादन कर्नाटक कोलार से होता है, जो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जाता है। ये तो जैसे कर्नाटक वाले इस क्षेत्र की बात होगी। इसके बाद में जो है वो दक्षिण में पहाड़ी, सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है इसका पश्चिमी घाट या सह्याद्री का, वो ये पहाड़ी है, इसका नाम है नीलगिरी। नीलगिरी की पहाड़ियां हैं यहां पर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है नीलगिरी। या नीलगिरी पर्वत बोलते हैं इसको। अब यहां पर हमें ध्यान देना है, नीलगिरी है, नीलगिरी के दक्षिण में अनाईमुड़ी है, अनाईमुड़ी के दक्षिण में कार्डेमन की पहाड़ियां इलायची है, और इसके दक्षिण में है पालनी। अब ये जो पहाड़ियां हैं ये तमिलनाडु और केरल राज्यों की सीमा पर पड़ती है। तो हमें यहां पर ध्यान में रखना है कि जो नीलगिरी की पहाड़ी है ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, या इसकी क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। तो नीलगिरी की पहाड़ी की महत्वपूर्ण बातों की हम अगर बात करें तो नीलगिरी की जो पहाड़ी है वो केरल और तमिलनाडु राज्यों की सीमा पर है। केरल और तमिलनाडु राज्यों की सीमा पर है, पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि नीलगिरी की पहाड़ी जो है इसकी सर्वोच्च जो चोटी है इसका नाम है, इस चोटी का नाम है दोदा बेटा। नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा। इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। यह पड़ती है तमिलनाडु में, और यह इसकी विशेषता यह है कि यह दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी का क्या नाम है, दोदा बेटा। यह नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है और तमिलनाडु में पड़ती है। तो यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है, वो नाम है दोदा बेटा। और दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी है। और जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि हिमालय में अनेक चोटियां पड़ती है, हिमालय के बाद में मध्य भारत में है गुरु शिखर, जो कि राजस्थान में पड़ती है 1722 मीटर। गुरु शिखर के बाद में हम लोग जाते हैं तो ये सबसे ऊंची चोटी पड़ती है। इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं कि नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं यहां पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट
का मिलन होता है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो है उनका मिलन बिंदु क्या है? नीलगिरी की पहाड़ी है, तो दोनों का जो मिलन है वो इस पहाड़ी में आकर के होता है। तो ये क्वेश्चन भी जो है वो पीछे पूछा गया था कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु या किन पहाड़ियों में आकर के पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं, तो वो नाम है नीलगिरी की पहाड़ी। इसके बाद में इसका जो अगला जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो ये है कि नीलगिरी की पहाड़ियों में चाय का उत्पादन होता है। ये जो पहाड़ियां हैं नीलगिरी की पहाड़ियां, वो चाय उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। अब चाय उत्पादन की हम लोग अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में चाय का सर्वाधिक उत्पादन होता है आसाम में। इसके बाद में होता है पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में ही आपको ध्यान रखना दार्जिलिंग की पहाड़ियों में। दार्जिलिंग की जो पहाड़ियां हैं वो चाय उत्पादन के लिए, दार्जिलिंग की चाय जो है वो दुनिया में प्रसिद्ध है, तो ये भी जानी जाती है। और इसके बाद में हम अगर बात करें तो चाय का उत्पादन होता है नीलगिरी की पहाड़ियों में, तमिलनाडु में और केरला में। इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी विशेषता की, तो नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं यहाँ पर एक प्रसिद्ध पर्यटक नगर है जिसका नाम है ऊटी, या इसे कहते हैं ऊट कमंड। ऊटी या ऊट कमंड दक्षिण भारत का प्रसिद्ध पर्यटक नगर है। यह भी कहां पड़ता है? नीलगिरी की पहाड़ियों में पड़ता है ऊटी। और ऊटी कहां पड़ता है? ऊटी पड़ता है तमिलनाडु में, यह भी ध्यान में रखना। ऊटी तमिलनाडु में पड़ता है, दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध पर्यटक नगर है, साउथ की फिल्में बनती है यहाँ पर, और यह नीलगिरी की पहाड़ियों में पड़ता है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। तो जो नीलगिरी जो पहाड़ियां हैं इनसे संबंधित जो भी मैंने आपको बातें बताई है वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, और सारी की सारी जो बातें हैं वो आज तक एग्जामों में पूछी जाती रही है, ये भी ध्यान में देना है। तो नीलगिरी की पहाड़ियों का सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि नीलगिरी की पहाड़ियां केरल और तमिलनाडु राज्यों की सीमा पर स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ियों में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाटों का मिलन होता है। यहाँ पे चाय का उत्पादन होता है, दक्षिण भारत में चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा यही होता है। यहाँ ऊटी या ऊटकमंड नामक दक्षिण भारत का सबसे प्रसिद्ध पर्यटक नगर है। इसी प्रकार हम लोगों ने जब सतपुड़ा की पहाड़ियां पढ़ी थी तो वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था कि मध्य भारत का एक प्रसिद्ध पंचमढ़ी जो पर्यटक नगर है वो मध्य प्रदेश में सतपुड़ा की पहाड़ियों में पड़ता है। इसी प्रकार से दक्षिण भारत का जो सबसे प्रसिद्ध पर्यटक नगर है उसका नाम है ऊटी या ऊटकमंड, और इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम है दोदा बेटा जो दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी है जो तमिलनाडु में पड़ती है। तो ये आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, महत्वपूर्ण पर्सन जो यहाँ पर बन रहे हैं, ये तो इससे संबंधित है नीलगिरी से। इसके बाद में नीलगिरी के दक्षिण में जो पर्वत पड़ता है उसका नाम है अन्नामलाई। इसके दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ियां पड़ती है। नीलगिरी के दक्षिण में ये जो है इसका नाम है अन्नामलाई। अन्नामलाई की पहाड़ियां अन्नामलाई जो है यह भी तमिलनाडु और केरल की सीमा पर है। इसकी भी यही विशेषता है कि ये दोनों की सीमा पर है। दूसरी बात, अन्नामलाई की जो सबसे ऊंची चोटी है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो हमारे लिए इंपोर्टेंट है। इसका नाम है अन्नाईमुडी। अन्नाईमुडी अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 2697 मीटर। अन्नाईमुडी जो है इसकी ऊंचाई है 2697 मीटर, 2697 मीटर, और दोदा बेटा जो है उसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। तो यह अन्नाईमुडी जो है यह दक्षिण भारत की
और पश्चिमी घाट की, दोनों प्रकार से पूछा जा सकता है। यह पश्चिमी घाट की और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। अन्नाईमुड़ी अन्नामलाई पर्वत में स्थित एक चोटी है जिसकी ऊंचाई 2697 मीटर है। यह दक्षिण भारत की और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यह पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, तो वो है अन्नाईमुड़ी। या भारत के दक्षिण में स्थित सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, वो है अन्नाईमुड़ी। या आपको यूं पूछ सकता है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, वो भी क्या है, अन्नाईमुड़ी। ऊंचाई कितनी है, 2697 मीटर। और यह कहां पड़ती है, यह भी इंपॉर्टेंट है, यह केरल में पड़ती है, केरल के इदुक्की जिले में पड़ती है। ये इदुक्की परियोजना है, इदुक्की बांध है, पेरियार नदी पर इदुक्की और मुल्ला पेरियार दो बांध है, इसी में इदुक्की बांध है, इदुक्की जिले में। इदुक्की में पड़ती है अन्नामलाई, जो अन्नामलाई पर्वत पर अन्नाईमुड़ी चोटी। तो अन्नाईमुड़ी जो चोटी है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और दूसरी ऊंची चोटी है दोदा बेटा। अन्नाईमुड़ी जो है वो केरल में पड़ती है, इदुक्की जिले में, और यह 2697 मीटर ऊंची है। मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, अन्नाईमुड़ी वाला सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो ये अन्नाईमुड़ी यानी कि अन्नामलाई पहाड़ियां होगी। अन्नामलाई के दक्षिण में है इलायची या कार्डेमम की पहाड़ियां। अन्नामलाई के दक्षिण में जो पहाड़ी है इसका नाम है इलायची या कार्डेमम पहाड़ियां। ये पहाड़ियां भी केरल और तमिलनाडु राज्यों की सीमा पर है। कार्डेमम या इलायची की जो पहाड़ियां हैं यह भी केरल और तमिलनाडु राज्यों की सीमा पर है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ये जो पहाड़ियां हैं यहां पर इलायची का उत्पादन होता है, इसीलिए इन्हें इलायची की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। और इनका जो अधिकांश विस्तार है वो केरल और तमिलनाडु दोनों राज्यों में है और इलायची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इलायची की पहाड़ियां, कार्डेमम की पहाड़ियां। इसके बिल्कुल पूर्वी भाग में एक पहाड़ी पड़ती है दक्षिण पूर्व में, इसका नाम है पालनी की पहाड़ी। पालनी पहाड़ी, पालनी जो है वो सबसे दक्षिण में स्थित पहाड़ी है, कन्याकुमारी के बिल्कुल उत्तर में पड़ती है। और पश्चिमी घाट का सबसे दक्षिणी जो भाग है वो है पालनी की पहाड़ियां। पालनी की जो पहाड़ियां है यहां पर एक पर्यटक नगर है, जिस प्रकार से हम ऊटी या ऊटकमंड पढ़ा था उसी प्रकार से यहां पर भी एक पर्यटक नगर है जिसका नाम है कोडाई कनाल। कोडाई कनाल पर्यटक नगर, यह पड़ता है तमिलनाडु में। कोडाई कनाल नामक पर्यटक नगर जो है वो पालनी की पहाड़ियों में पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। पालनी की पहाड़ियों का सर्वाधिक विस्तार ही तमिलनाडु राज्य में है। तो इस प्रकार से ये पश्चिमी घाट की जो है वो कुछ प्रमुख पहाड़ियां थी, या पश्चिमी घाट या सह्याद्री के अंतर्गत कुछ पहाड़ियां पड़ती है, जैसे नासिक की पहाड़ियां, महाबलेश्वर की पहाड़ियां महाराष्ट्र में पड़ती है। इसके पूर्व में अजंता और बालाघाट की पहाड़ियां हैं। नासिक की पहाड़ियों से गोदावरी निकलती है, महाबलेश्वर चोटी से कृष्णा निकलती है, फिर बाबा बुदन, कुदेरमुख और ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां जो है कर्नाटका में पड़ती है। इनके बीच में कोलार का पठार है जहां से सोने का उत्पादन होता है, आरबीआई जो है वो ये सोना प्राप्त करते हैं। बाबा बुदन और कुदेरमुख की पहाड़ियों से लोहा अयस्क निकाला जाता है जो जापान और ईरान को मैंगलोर बंदरगाह के रास्ते निर्यात किया जाता है। फिर इसके बाद में है नीलगिरी की पहाड़ियां। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर दोनों घाटों का मिलन होता है, पूर्वी और पश्चिमी का। दोदापेटा इसकी सर्वोच्च चोटी है, यहाँ पे चाय का उत्पादन होता है और यहाँ पे ऊटी नामक एक प्रसिद्ध पर्यटक नगर है। इसके दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं जहाँ अन्नाईमुड़ी दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है, सबसे इंपोर्टेंट। इसके बाद में है कार्डेमम या इलायची की पहाड़ियां जहाँ इलायची का उत्पादन होता है, केरल तमिलनाडु की सीमा पर है। और सबसे दक्षिण में पालनी की पहाड़ियां जो मुख्यतः तमिलनाडु में ही पड़ती है। यहाँ पे कोडाई कनाल नामक एक प्रसिद्ध पर्यटक नगर है। तो ये तो हमारा हो गया पश्चिमी घाट। अब हम लोग बात करते हैं कि पश्चिमी घाट में कुछ प्रमुख दर्रे हैं
और उन दर्रों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ये दर्रे किन किन क्षेत्रों को आपस में जोड़ते हैं। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे पूर्वी घाट के बारे में। पश्चिमी घाट के कुछ प्रमुख दर्रे। या पास, या इनको घाट यहां पर बोला जाता है। अब हम इनको दर्रों की बात करें तो यहां पे मुख्यतः 4 दर्रे हैं। जैसे महाराष्ट्र की राजधानी है, यहां पे मुंबई पड़ता है। मुंबई को कुछ दर्रे जोड़ते हैं, जैसे एक दर्रा इसके उत्तर से होकर के यहां से जाता है, एक इसके दक्षिण में यहां पड़ता है। ये जो दर्रा है, इस दर्रे का नाम है थाल घाट। इसके ये जो दक्षिण में दर्रा है, इसका नाम है भोर घाट। एक दर्रा पड़ता है नीलगिरी में, नीलगिरी की पहाड़ियों और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच में, यहां पे इसका नाम है पाल घाट। और एक अन्नामलाई और कार्डेमम की पहाड़ियों के बीच में पड़ता है, इसका नाम है सीनकोटा। ये 4 ही प्रमुख दर्रे हैं। सबसे पहले है थाल घाट दर्रा। थाल घाट दर्रा और भोर घाट दोनों ही महाराष्ट्र में पड़ते हैं, हमें ये ध्यान रखना है। दोनों ही 2 दर्रे हैं, ये मुंबई को उत्तर भारत से और दक्षिण भारत से जोड़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो थाल घाट दर्रा है वो किन को जोड़ता है, तो थाल घाट दर्रे से होकर के आगरा जो है वो रास्ता जाता है, नासिक होकर के मुंबई से आगरा को जोड़ता है थाल घाट, और पूर्व में मुंबई को कोलकाता से जोड़ता है, कोलकाता रेल एवं सड़क मार्ग के रास्ते। तो थाल घाट जो दर्रा है वो मुंबई को आगरा यानी कि नासिक आगरा से और मुंबई को कोलकाता से जोड़ता है, यानी कि उत्तरी भारत को मुंबई से जोड़ता है थाल घाट। यानी कि ये पश्चिमी घाट ऊंची पहाड़ियां हैं, यहाँ निकलने के लिए रास्ते बहुत कम है। तो इन दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में निकलने के लिए प्राकृतिक जो रास्ते हैं इनको दर्रे या पास कहते हैं। सबसे पहले थाल घाट जो मुंबई को आगरा से और मुंबई को कोलकाता से जोड़ता है। ये क्वेश्चन पूछा गया कि मुंबई आगरा सड़क मार्ग जो है, पहले NH3 था, NH44 हो गया, वो जो है वो कहां से होकर के जाता है, तो वो जाता है थाल घाट से। फिर मुंबई से दक्षिण भारत के लिए, यानी कि जैसे हम लोग चेन्नई और दक्षिण भारत की तरफ जाते हैं, तो यहां के लिए जो रास्ता जाता है वो जाता है भोर घाट से। मुंबई को चेन्नई से जो रास्ता जोड़ता है उस दर्रे का क्या नाम है, उसका नाम है भोर घाट। तो मुंबई को दक्षिण भारत से जोड़ता है, उस दर्रे का नाम है भोर घाट, और मुंबई को उत्तर भारत से जोड़ता है, उस दर्रे का नाम है थाल घाट। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि मुंबई से आगरा कोलकाता थाल घाट, मुंबई से चेन्नई भोर घाट, सड़क मार्ग जाता है, रेल मार्ग जाता है। इसके बाद में जैसे मुंबई चेन्नई दिल्ली आगरा, ये जो हमारा जो है स्वर्णिम चतुर्भुज वो भी जैसे जाता है यहाँ से।
इसके बाद है पाल घाट। पाल घाट जो दर्रा है, यह दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच में पड़ता है। यानी कि इसके बारे में हम लोग बात करें तो नीलगिरी और अन्नामलाई, उत्तर में इसके नीलगिरी है और इसके दक्षिण में अन्नामलाई, इन दोनों पहाड़ियों के बीच में पड़ता है। और ये दर्रा पड़ता है केरल में, ये दोनों ही केरल में पड़ते हुए, ये भी केरल में पड़ता है। नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच है पाल घाट। अब पाल घाट किन को जोड़ता है, तो उसकी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे केरला के बिल्कुल सीमावर्ती यानी कि समुद्र के किनारे एक नगर है कोच्चि, या इसे हम कहते हैं कोचीन, कोच्चि या कोचीन प्राकृतिक बंदरगाह। कोचीन को तमिलनाडु में कावेरी डेल्टा में है कोयम्बटूर, कोयम्बटूर। तो कोचीन को कोयम्बटूर से जोड़ता है पाल घाट। मैं यहां पर लिख देता हूं, पाल घाट जो दर्रा है यह केरल में पड़ता है और कोचीन को कोयम्बटूर से जोड़ता है। अब कोयम्बटूर कहां पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है, और कोचीन कहां पड़ता है, केरल में पड़ता है। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है पाल घाट, या कोचीन को कोयम्बटूर से जोड़ता है पाल घाट। इसके बाद में सबसे दक्षिण में स्थित दर्रा है सिनकोटा। सिनकोटा जो दर्रा है, यह दर्रा अन्नामलाई और कार्डेमम की पहाड़ियों के बीच है। अन्नामलाई और कार्डेमम जो पहाड़ियां हैं उनके बीच में स्थित है सिनकोटा दर्रा, केरल में। यह दर्रा क्या करता है कि केरल में यहां पर एक नगर है जिसका नाम है त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रम, और तमिलनाडु में यहां पर एक नगर है मदुरई। यह त्रिवेंद्रम को मदुरई से जोड़ता है। तो त्रिवेंद्रम और मदुरई से कौन जोड़ता है, सिनकोटा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि सिनकोटा जो दर्रा है केरल में त्रिवेंद्रम को मदुरई तमिलनाडु से जोड़ता है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। त्रिवेंद्रम केरल में पड़ता है, कोच्चि केरल में पड़ता है, मदुरई तमिलनाडु में पड़ता है, कोयम्बटूर भी तमिलनाडु में पड़ता है। यानी कि सिनकोटा भी क्या करता है, केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। पाल घाट भी क्या करता है, केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। यह कोचीन को कोयम्बटूर से और यह त्रिवेंद्रम को मदुरई से जोड़ता है। त्रिवेंद्रम जो है वो केरला के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक नगर है जहां पे मानसून पवनें सबसे पहले पहुंचती है। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया था कि मानसून पवनें सर्वप्रथम भारत के किस नगर पहुंचती है, सर्वप्रथम कहां पहुंचती है, उसमें नगर भी पूछ लिया था पीछे। तो वो हमें ध्यान में रखना है कि यह जो है वो सर्वप्रथम जो है वो पहुंचती है त्रिवेंद्रम, केरल में। 1 जून को लगभग जो है, अब की बार तो लेट है, ये 5 जून के लगभग आएगी। तो ये जो है वो सबसे पहले त्रिवेंद्रम पहुंचती है। त्रिवेंद्रम सिनकोटा दर्रे से होकर के और मदुरई से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से ये पश्चिमी घाट के कुछ प्रमुख दर्रे हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं कि थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सिनकोटा, ये 4 ही दर्रे हैं। इनका क्रम पूछ लेते हैं, उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताएं तो उत्तर से दक्षिण में थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सिनकोटा। अगर दक्षिण से उत्तर का पूछे तो उल्टा जाएगा। ये 2 महाराष्ट्र में है और ये 2 केरल में है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि पश्चिमी घाट में कुछ प्रमुख दर्रे हैं। ये तो बात होगी पश्चिमी घाट की कुछ प्रमुख पहाड़ियों की और कुछ प्रमुख दर्रों की। थाल घाट मुंबई को आगरा और कोलकाता से जोड़ता है, भोर घाट मुंबई को चेन्नई से जोड़ता है, पाल घाट कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ता है, सिनकोटा त्रिवेंद्रम को मदुरई से जोड़ता है। इस प्रकार से ये इनकी विशेषताएं होगी। अब हम लोग बात करते हैं पूर्वी घाट की। यानी कि प्रायद्वीप के पठार के अंतर्गत एक छोटा सा पार्ट बचता है जिसका नाम है पूर्वी घाट।
पूर्वी घाट के अंतर्गत कुछ एक पहाड़ियां पाई जाती है जो कि कटिबढ़ी अवस्था में पाई जाती है। उसका कारण ये है कि यहाँ पे महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियों ने बड़े बड़े डेल्टा बना रखे और उन्होंने इस क्षेत्र की जो पहाड़ियां हैं उनको काट छाट करके यानी कि अपरदन के माध्यम से बिल्कुल ही नीचा कर दिया है, जिसके कारण ये जो पहाड़ियां है वो नीची है और दूर दूर पाई जाती है। तो कुछ दूर दूर बिखरी हुई व्यवस्था में पहाड़ियां पाई जाती है जिनको हम लोग कहते हैं, यानी कि दूसरा इसका पार्ट है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट के अंतर्गत जो पहाड़ियां पाई जाती है उनकी बात हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर पश्चिमी घाट जो पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचा है, इनके बीच का जो अंतर है वो लगभग 1000 है, यानी कि पश्चिमी घाट की जो औसतन ऊंचाई है वो लगभग 1601 मीटर है और इसकी जो औसत ऊंचाई है वो लगभग 600 ही मीटर है। तो इसके अंतर्गत कुछ पहाड़ियां पाई जाती है, जैसे कि सबसे उत्तर में उड़ीसा में एक पहाड़ी है, इसके बाद में आंध्र प्रदेश में कुछ पहाड़ियां हैं, फिर तमिलनाडु में, इस प्रकार से सबसे पहले उड़ीसा में है महेंद्रगिरी की पहाड़ी। इसे महेंद्रगिरी पर्वत भी बोल देते हैं, उड़ीसा। इसके बाद में है नल्लामलाई, पहाड़ी, फिर है पालकोंडा पहाड़ी। इसके बाद में ये तो दोनों है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, ये है उड़ीसा में। इसके बाद में है तमिलनाडु। तमिलनाडु में कुछ पहाड़ियां हैं जैसे जावादी, जैसे सेवराय। तो जावादी और सेवराय की पहाड़ियां कहां पड़ती है? तमिलनाडु में पड़ती है, ये हमें ध्यान रखना है। इस प्रकार से ये पूर्वी जो घाट है वो अविच्छिन्न, यानी कि हम यूं कहें कि कटिबढ़ी अवस्था में दूर दूर पाया जाता है, ऊंचाई बहुत कम है इसकी। और यहाँ पे कुछ प्रमुख पहाड़ियां, कई बार राज्यों के नाम देकर के पहाड़ियां पूछ लेते हैं कि नल्लामलाई की पहाड़ी किस राज्य में पड़ती है या पालकोंडा कहां पड़ती है। तो नल्लामलाई और पालकोंडा दोनों आंध्र में पड़ती है। जावादी और सेवराय की पहाड़ियां मुख्यतः तमिलनाडु में पड़ती है और यहाँ पर आकर के ये नीलगिरी की पहाड़ियों से आपस में मिल जाती है, इसलिए इनका मिलन हो जाता है पूर्वी और पश्चिमी घाट का। अब हम लोग बात करते हैं कि पूर्वी जो घाट है इसकी सर्वोच्च चोटी, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है नाईमुड़ी, इसी प्रकार से पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है उस चोटी का नाम है विशाखापट्टनम या अरमाकोंडा या इसको जिंडागाडा भी बोल देते हैं। यह चोटी है 1680 मीटर ऊंची और आंध्र प्रदेश में पड़ती है। तो इसे विशाखापट्टनम या अरमाकोंडा या जिंडागाडा चोटी कहते हैं। विशाखापट्टनम चोटी की ऊंचाई 1680 मीटर है, यह आंध्र प्रदेश में पड़ती है और इसकी विशेषता यह है कि यह पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है, पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है। तो ये इसकी विशेषता है। इसके बाद में दूसरी ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी चोटी की ऊंचाई जो है वो है 1501 मीटर और यह दूसरी ऊंची चोटी है पूर्वी घाट की। पूर्वी घाट की दूसरी ऊंची चोटी का नाम है महेंद्रगिरी चोटी और यह जो है वो पड़ती है उड़ीसा में, इसकी ऊंचाई है 1501 मीटर। इसके इस प्रकार से ये पूर्वी घाट जो है इसमें इतना ही महत्वपूर्ण है कि महेंद्रगिरी, नल्लामलाई, पालकोंडा, जावादी और सेवराय की पहाड़ियां हैं। जावादी और सेवराय तमिलनाडु में पड़ती है, नल्लामलाई और पालकोंडा है जो आंध्र प्रदेश में पड़ती है। इसकी सर्वोच्च चोटी विशाखापट्टनम भी आंध्र प्रदेश में पड़ती है और इसकी दूसरी ऊंची चोटी जो महेंद्रगिरी वो उड़ीसा में पड़ती है। तो ये तो बात होगी प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत दक्कन का पठार। दक्कन के पठार जो है उसको स्थानीय रूप में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे महाराष्ट्र मराठवाड़ा का पठार जो है काली मिट्टी का क्षेत्र कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जैसे आंध्र और तेलंगाना में तेलंगाना का पठार है, रायलसीमा का जो पठारी क्षेत्र है। इसके बाद कर्नाटका में मैसूर का पठार है, तमिलनाडु में तमिलनाडु उच्च भूमि है।
इसके पश्चिमी घाट है, जिसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे गुजरात में गिर और गिरनार की पहाड़ियां, हालांकि थोड़ी अलग है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा। महाराष्ट्र में नासिक और महाबलेश्वर की पहाड़ियां है। बाबा बुदन कुदेरमुख की पहाड़ियां कर्नाटका में है। नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डेमन की पहाड़ियां केरल और तमिलनाडु राज्यों की सीमा पर है। दक्षिण में पालनी की पहाड़ियां हैं। 4 प्रमुख दर्रे हैं, थालघाट, बोरघाट, पालघाट और सिनकोटा। उत्तर से दक्षिण की ओर है। थालघाट मुंबई को आगरा और कोलकाता से जोड़ता है। बोरघाट मुंबई को चेन्नई से जोड़ता है। पालकोटा जो है कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ता है। और सिनकोटा जो त्रिवेंद्रम को मदुरई से जोड़ता है। इसके बाद पूर्वी घाट जो है वो इस प्रकार से कुछ पहाड़ियां हैं और सबसे ऊंची चोटी है विशाखापट्टनम। तो ये तो बात होगी यानी कि प्रायद्वीपीय पठार की, हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा। इसका मध्यवर्ती भाग, इसका पूर्वी भाग और इसका दक्षिणी यानी कि दक्कन का पठारी क्षेत्र। तो यहाँ तक जो है वो आपका ये लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। कल हम लोग अगले लेक्चर के साथ मिलेंगे। आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।